है आपका आदि टीवी के प्राइम टाइम डिबेट शो स्पॉटलाइट में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज स्पॉटलाइट में बात करेंगे आस्था पर पहरा क्यों। आप जानते हैं कोरोना काल में हमने गणेश उत्सव में भी देखा कि पाबंदियां, उससे पहले भी हमने देखा कि पाबंदियां 1.5-2 साल शायद ही कोई त्योहार बहुत ही अच्छे से आपने मनाया होगा जैसे कोरोना काल से पहले आप मनाते थे। लेकिन इन 1.5-2 सालों में हमें काफ़ी ज़्यादा कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा और वो हमारी अच्छाई के लिए था, हमारी सेहत के लिए था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया सब सामान्य होता चला गया। आज जिम खुले हुए हैं, स्कूल खुले हुए हैं, पूल खुले हुए हैं, मॉल्स खुले हुए हैं, सब कुछ लगभग सामान्य जैसा है। लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि जो धार्मिक आयोजन है, ख़ास तौर पर गणेश उत्सव या फिर नवरात्रे अब आने वाले हैं, उनको लेकर भी गाइडलाइंस जारी हो गई हैं कि जिस तरह से आपने गणेश उत्सव मनाया उसी तरह से आप नवरात्रि भी मनाइए। यानी पंडाल आपका सीमित होना चाहिए, मूर्तियाँ पीओपी की नहीं होनी चाहिए। खैर वो तो पर्यावरण के लिहाज से ठीक भी है, लेकिन उसके बावजूद जुलूस या फिर आप जब विसर्जन करने जाते हैं वैसा कुछ नहीं कर पाएंगे। और उसके इतर आप देखिए तो राजनीतिक रैलियां, राजनीतिक जुलूस, जनदर्शन यात्रा वगैरह वगैरह, जहां भी आप नज़र घुमाइए रोज़ आपको खबरों में दिख ही जाएगा। तो ये भेदभाव आयोजनों में क्यों? आखिर क्यों आयोजन पर ही या फिर नवरात्रि या गणेश उत्सव पर ही पाबंदी लगाई जा रही है, बाकी तमाम कार्यक्रम यथावत चल रहे हैं, जैसा है वैसा ही दिख रहा है। तो इन तमाम चीज़ों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना ने जैसे लोगों के जीने का तरीका बदल दिया, वैसे ही त्योहारों को मनाने का तरीका भी बदल गया। पिछले 2 सालों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए लोग त्योहारों को घरों में मना रहे थे और कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे थे, जिसके चलते त्योहारों को सादगी से मनाना पड़ रहा था। लेकिन दिवाली, रक्षाबंधन, ईद, दशहरा, नवरात्रि जैसे आयोजन लोगों ने घरों में मनाए। हर साल होने वाले आयोजनों पर रोक रही। न केवल शादी समारोह बल्कि तमाम सामूहिक आयोजनों पर रोक रही। वैक्सीन के आने से पहले कोरोना की पहली और दूसरी लहर ने जो तबाही मचाई, न केवल लोगों की आर्थिक कमर को तोड़कर रख दिया बल्कि मानसिक तौर पर भी लोग प्रभावित हुए। पहली बार था जब लोग घरों से बाहर निकलते और पुलिस वापस उन्हें घरों में जाने कहती। मास्क जैसे जीवन का हिस्सा हो गया, इसके बगैर आप सांस नहीं ले सकते। लोगों को प्रशासन को सामाजिक दूरियों का पालन करने को कहा गया। लोगों का जीवन जैसे घर की 4 दीवार हो गया, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से जरूरी था लोग समझे और घरों में रहने तैयार भी हुए। जो तस्वीरें दुनिया ने देखी कोरोना महामारी के दौरान, उसने हर आंख को नम किया। इतनी लाशें, इतनी चिताएं कि लोगों ने इसे गंभीरता से लिया और गाइडलाइन का पालन किया और अब तक करते भी आ रहे हैं। लेकिन अब लगभग सभी चीजें सामान्य हो चली हैं। प्रदेश में सिनेमा घर, मॉल, स्विमिंग पूल खुल गए हैं, चुनावी रैलियां हो रही हैं, जनदर्शन यात्राएं निकाली जा रही हैं और तो और स्कूल कॉलेज भी खोल दिए गए हैं। रोक लगी तो महज दुर्गा उत्सव के आयोजन पर। शहर में किसी भी प्रकार की रैली, चल समारोह पर प्रतिबंध रहेगा। पीओपी की मूर्ति मिली तो जब्त होगी। सिर्फ मिट्टी की मूर्ति बनाने की अनुमति है। पंडाल का आकार अधिकतम 30 बाय 45 फीट निर्धारित है। किसी भी तरह के कार्यक्रम आयोजन पर रोक है। मूर्ति स्थापित करने, पूजा अर्चना की अनुमति रहेगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आयोजकों को कराना होगा। गणेश उत्सव में लागू गाइडलाइन का पालन दुर्गा उत्सव में भी होगा। दुर्गा उत्सव को लेके भी जो गाइडलाइंस हैं वो जैसी गणेश चतुर्थी के दौरान जारी की गई थी, वही गाइडलाइंस अभी तक लगातार जारी है। किसी प्रकार का जनसमूह का एकत्रित होना या किसी प्रकार के कार्यक्रम का जो आयोजन है वो अभी पूर्णतः प्रतिबंधित है। पूजा अर्चना पे कोई रोक नहीं है। मूर्तियां स्थापित की जा सकेंगी, पूजा अर्चना की जा सकेगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और सभी नॉर्म्स का जो पालन है वो सुनिश्चित करना आयोजकों की पूर्ण जवाबदेही रहेगी। चल समारोह पर भी रोक रही। चल समारोह पे भी अभी पूर्णतः प्रतिबंध है। किसी प्रकार का कोई चल समारोह जो है वो अभी अनुमति नहीं है। पंडाल का साइज सर उतना ही रहेगा जितना बिल्कुल सभी गाइडलाइंस जैसी गणेश चतुर्थी के दौरान थी, सेम वही गाइडलाइंस अभी भी फॉलो की जाएगी। अब ऐसे में सवाल ये है कि प्रदेश में सिनेमा घर, मॉल, स्विमिंग पूल खुल गए हैं, चुनावी रैलियां हो रही हैं, जनदर्शन यात्राएं भी निकाली जा रही हैं। ऐसे में रोक बस दुर्गा उत्सव पर ही क्यों? ये तीसरी लहर का या कोरोना का खतरा धार्मिक आयोजन पर महज है? कोरोना को राजनीतिक रैलियों से या जनदर्शन यात्रा से डर लगता है? तीसरी लहर से बचने क्या ये चिंता महज दिखावी है? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
सवाल तो उठेंगे कि आप करें तो सब अच्छा, और अगर दूसरे करें तो उसमें कोरोना है। कोरोना तो सभी जगह है। अब आप उसे अपनी जगह पर नहीं आने देना चाहते, आप समझते हैं कि वो आपकी जगह पर नहीं आएगा और दूसरी जगह पर जहां आप नहीं चाहते वहां पहुंच जाएगा, तो भला ये कोरोना है, आपका दोस्त तो नहीं। चलिए, वो सवाल जो आज स्पॉटलाइट में हम हाईलाइट करेंगे आपके सामने रख देती हूँ। राजनीतिक आयोजनों पर क्यों पाबंदी नहीं है? तमाम जगहों पर आप पाबंदी कर रहे हैं, चाहे वो जुलूस हो, रैलियां हों, धार्मिक आयोजन, शादी समारोह, उनमें भी पाबंदियां हैं। क्या क्यों नहीं पाबंदी कोरोना धार्मिक आयोजनों में, चुनावी रैलियों में नहीं? तीसरी लहर से बचने क्या ये जनता दिखावे वाली है? स्कूल, मॉल, पूल, जिम पर पाबंदी, राजनीतिक हो या धार्मिक, सभी आयोजन अगर बैन करने हैं तो सभी को करना चाहिए। आधे इधर आधे उधर नहीं होना चाहिए। तो सवाल इसलिए भी हम ज़रूर कर रहे हैं क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनकी आस्था जुड़ी हुई होती है। कई ऐसे लोग हैं जो विसर्जन के समय माता रानी के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से उन्होंने अपने आप को कैद कर लिया कि ठीक है कोरोना है। लेकिन ये तो फिर उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ हो जाता है, उनके साथ खिलवाड़ हो जाता है, उनकी सोच के साथ खिलवाड़ हो जाता है जब वो ये पाते हैं कि तमाम जगहों पर कोई आप गाइडलाइन नहीं पालन कर रहे हैं। लेकिन गाइडलाइन आप कब लागू कर रहे हैं? जब कोई ऐसा धार्मिक आयोजन या फिर किसी तरह का कोई ऐसा आयोजन होता है जिसमें लोगों की आस्था जुड़ी हुई होती है। तो सवाल इसलिए भी लाजमी हो जाते हैं पूछना कि आखिर ये कोरोना क्या दोस्त है, भाई है, यार है कि आप जब बुलाएंगे तो आएगा वरना नहीं आएगा, या आप जहाँ कहेंगे वहाँ चला जाएगा, बाकी जगहों पर नहीं जाएगा। और तमाम जो जगह हैं, फिर वो मॉल्स हों, पूल हों, स्कूल्स खोल दिए गए, कॉलेज खोल दिए गए, सब तो खोल दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो बाकी आयोजन हैं और उनको ज़रूर अभी तक ओके नहीं किया गया है, खासतौर पर जो धार्मिक आयोजन है उनको। चलिए, मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देती हूँ। धैर्यवर्धन शर्मा जी बीजेपी नेता हैं। आप धैर्यवर्धन जी का बहुत स्वागत करते हैं आदि टीवी पर। ब्रजेश पांडे जी कांग्रेस प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चंद्रशेखर तिवारी जी अध्यक्ष संस्कृति बचाओ मंच से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। चंद्रशेखर तिवारी जी, कैसे देखते हैं? एक तरफ जन दर्शन, तमाम चुनावी रैलियां, आयोजन हम देख रहे हैं, हर रोज मंच पर नेताजी खड़े हुए हैं। आवाज मिल रही है चंद्रशेखर जी आपको मेरी? जी नमस्कार सर, बताइए कि तमाम आप चीजें देख रहे हैं, राजनीति से भी आप रूबरू होते रहते हैं, आप जानते हैं कि मंचों से खूब आयोजन हो रहे हैं, जन दर्शन चल रहा है, और अब ऐसे में जब ये कहा जाए कि आप दुर्गा उत्सव मत मनाइए, रैली जुलूस ना निकालिए, तो इसे आप लोग कैसे देखते हैं? पहले मैं आपकी टिप्पणी जानना चाहूंगी। हालांकि मैं आपकी एक बात को संशोधित कर दूं कि दुर्गा उत्सव मत मनाइए, ये तो किसी ने बोला नहीं, और अगर ये बोला भी जाएगा तो इसे स्वीकार उसके आगे इसलिए मैंने जोड़ा कि जुलूस रैलियां नहीं निकाली जाएंगी। हाँ, नहीं, मैंने आपकी बात को संशोधित कर दिया कि अगर बोला भी जाएगा तो इस पर कोई मानेगा नहीं। हम जैसे लोग तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारी परंपराओं का निर्वहन भी होना चाहिए, और किसी भी प्रकार से हम नहीं चाहते कि हिंदू समाज के ऊपर किसी प्रकार का ये आरोप लग जाए कि हमारे कारण से कोरोना महामारी तेजी से फैली। लेकिन जिस प्रकार आपने कहा, ये बात बिल्कुल सत्य है। गणेश उत्सव हमने बहुत धूमधाम से मनाया, मूर्तियों की कोई हाइट पे किसी भी प्रतिबंध नहीं था, और प्रतिबंध की बात नहीं थी, एनजीटी की नियम की बात थी। तो एनजीटी की नियम, पीओपी की प्रतिमाओं का हम भी विरोध करते हैं, संस्कृति बचाओ मंच भी विरोध करता है। हालांकि शासन को इसके लिए पहले से प्रयास करना चाहिए, क्योंकि शासन हमेशा की पद्धति है कि उसी समय जागता है। रही बात विसर्जन की, तो विसर्जन की हम लोग आस्था से अगर प्रतिमाएं विराजित करते हैं तो हमारी इच्छा होती है कि विसर्जन भी हम लोग अपने हाथ से करें, लेकिन आप लोग जेसीबी के माध्यम से उसका विसर्जन करते हैं या मशीनों के माध्यम से, क्रेनों के माध्यम से करते हैं, तो आप अलग 1-2 एकड़ जमीन जब ऑलरेडी है प्रेमपुरा घाट के पास, तो उसमें एक घाट बनाकर, एक अलग कुंड बनाकर उसमें क्यों नहीं विसर्जन कराते? उसमें व्यवस्थाएं साल भर क्यों नहीं करते? हम लोग उसी समय, जब घर में आग लगे उसी समय अगर कुआं खोदने की बात करेंगे तो स्वाभाविक है कि वो ठीक नहीं होगा। और रही बात अन्य जुलूसों की, तो पिछली जो गाइडलाइन थी उसमें 20 लोगों के साथ अनुमति थी। गणेश जी में 20 लोगों के साथ आप विसर्जन करने जा सकते हैं, या 10 लोगों के साथ। तो हम 10 लोग एक स्थान पे एकत्रित होने की बात है ना,
तो अगर हमारी विसर्जन की संख्या 50 लोग की है तो हम दूरी बना के 10 एक जगह, 10 एक जगह, 10 एक जगह फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। रही बात, मेरा कहना यह निवेदन है माननीय महोदय से और माननीय गृह मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी, जहां तक आपके चैनल के माध्यम से मेरी बात पहुंच रही है, कि किसी भी प्रकार से हमारी धार्मिक आस्थाओं पर कोई भी ठेस ना पहुंचे और विधिवत जो है हमारा कार्य भी हो जाए परंपरागत। आप एक बात बताइए, जैसा मेरा अनुभव हुआ अभी गणेश उत्सव में, कि डीपो चौराहे से आप माइक बंद कर दीजिए। भैया डीपो चौराहे के बाद कौन सा मातम छा गया जो माइक बंद कर दीजिए? क्या कोई वहां पर ऐसा मातमी वो हो गया, या कोई ऐसा अति संवेदनशील मामला हो गया जिससे कि सांप्रदायिक सौहार्द खराब हो जाएगा? डीपो चौराहे से बंद कर दीजिए और प्रेमपुरा घाट तक बंद कर रखिए। बाकी आप अगर 10 नंबर से झांकी ला रहे हैं तो डीपो चौराहे तक आप बजाते आ जाइए। तो ये तो एक अलग ही तुगलकी फरमान कोई भी जारी कर दे, ये उचित नहीं है। एक और आपको मैं बता दूं, आपके नॉलेज में आया होगा, हर्षवर्धन, हमारे राज्यवर्धन सिंह जी हमारे साथी हैं बीजेपी से और हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। एक प्रकरण आया अभी सामने गणेश उत्सव के दौरान कि एकदम से रात में जो है, आप ये बात शासन तक पहुंचाइएगा, मैंने तो जहां तक मुझे संगठन स्तर पर पहुंचानी थी पहुंचा दी, कि एकदम से एक फरमान जारी हुआ, पुलिस वाले जाके झांकियों पे कहने लगे अभी विसर्जन करना है आपको प्रतिमा का। किसी के घर, किसी की झांकी पे भंडारा चल रहा है गणेश जी की, किसी की झांकी पे आरती चल रही है, उनने कहा नहीं रात में आप जो है 10 बजे के पहले जो है उसका विसर्जन कर दीजिए। तो ये कोई वो नहीं है, हमारी प्रतिमा का अगर हमारे यहाँ भंडारा चल रहा है तो हम 2 बजे रात को भी विसर्जन करें, 1:30 बजे रात को करें। विसर्जन कराने की जिम्मेदारी शासन की है, प्रतिमाओं को उठवाने की जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं है। या भोपाल में कोई सांप्रदायिक सौहार्द खराब हो गया था जिससे कि आज ही सब प्रतिमा विसर्जित हो जाए, नहीं तो भोपाल में जो है वो किसी प्रकार की कोई बड़ी दुर्घटना घट जाएगी। ऐसा हिंदू समाज नहीं है, अपनी परंपराओं का विधिवत निर्वहन करता है। जब हम आस्था हमारी है तो आस्था के हिसाब से हम कार्य करते हैं। और मैं माननीय से निवेदन करूंगा कि माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध ना हो, डीजे में प्रतिबंध ना हो। आप डीजे के, जैसे कि पहले भी 4 स्पीकरों की परमिशन पहले दी गई थी, 2-3 साल पुरानी मैं बात बता रहा हूं, आप 4 स्पीकर की अनुमति दीजिए, लिखित में अनुमति दीजिए। और मैं आपसे ये एक और निवेदन करता हूं कि इसमें आप ये जरूर जोड़ें कि किसी भी प्रकार से भोंडे गाने, अश्लील गाने अगर बजेंगे डीजे में तो संस्कृति बचाओ मंच तो अपनी कार्रवाई करेगा ही डीजे के वालों के खिलाफ। और आप भी, प्रशासन उस डीजे को ऐसा जब्त करे कि उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन आप डीजे नहीं बजेगा, ढोल नहीं बजेंगे, माइक नहीं बजेगा, तो इस प्रकार का ये उचित नहीं है। और ये बात जो है आपने बहुत अच्छी उठाई है कि अगर हमारे शॉपिंग मॉल खुल गए, कल से हमारे बच्चों के स्कूल भी खुल रहे हैं, ऐसे कई स्कूल खुल भी चुके हैं, मेरे बेटे के तो खुल चुके हैं, बेटी का कॉलेज खुल चुका है। तो जब सब जगह आप हम फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं तो मेरा यही निवेदन है कि आप गाइडलाइन जारी करिए, ना कि जो है इस प्रकार के प्रतिबंध की आप बात करें। जी, धैर्यवर्धन जी, आवाज मिल रही है आपको? क्या कहना चाहेंगे? चंद्रशेखर जी कह रहे हैं किसी तरह का प्रतिबंध अब नहीं होना चाहिए, जब सब कुछ अनलॉक हो गया है तो दुर्गा उत्सव में भी ये जो कुछ पाबंदियां लगाई जा रही हैं वो भी नाम के लिए, क्योंकि तो बता रहे हैं आपने 10 बोला, हमने 10-10 करके अलग अलग फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हमने उत्सव मनाया। तो ये तमाम चीज़ें ना कीजिए क्योंकि सब कुछ तो अनलॉक कर ही दिया आपने। नहीं, मेरे विद्वान मित्र को उन्होंने भी उन सब बातों पर अपनी सहमति जताई है जिन पर प्रशासन को आपत्ति होती है। समय का अंतर हो सकता है, जैसे पीओपी की मूर्तियों को लेकर के कोई पहली बार प्रतिबंधित नहीं किया जा रहा है। सरकार नहीं चाहती कि पीओपी की प्रतिमाएं बनाई जाए और समाज से भी अपेक्षा होती है कि वो धीरे धीरे प्राकृतिक तौर पर मिट्टी से बनाई जाने वाली प्रतिमाओं की ओर लौटे और जल प्रदूषण की समस्या से वाकिफ ना होना पड़े समाज के लिए, उसमें अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करें। तो मुझे लग रहा है कि ये चैतन्यता समाज में आई भी है। समाज का एक बड़ा तबका है जो गणपति पूजन के दिन भी मिट्टी से बने हुए गणपति जी को ही घर लाता है। वो खुद भी इस पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता कि आने वाली पीढ़ियों को मैं अपने हाथों से
अज्ञानतावश इस प्रकार का प्रदूषण सौंप करके जाऊं। पर कोरोना भी गया नहीं, कोरोना का देश निकाला नहीं हुआ, वो 7 समंदर पार भी नहीं निकला है। अंग्रेजी की एक सुप्रसिद्ध और बहुचर्चित कहावत है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अब यहाँ तो क्योर की भी गारंटी नहीं है, इतनी खतरनाक बीमारी है। दूसरे दौर में हंसते खेलते तमाम नजदीकी लोग हमारे सामने चले गए, जिनका ता जिंदगी सारी उम्र हमको रंज रहने वाला है। ऐसी स्थिति में प्रशासन ये अपेक्षा कर रहा है, उसने कोई नियम कायदे बनाए हैं समाज से उसका पालन करने के लिए, तो मुझे लग रहा है वो हमारे हित में है। और विशेषकर हिंदू समाज के लोग बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत उदार हृदय होते हैं। वो किसी बात पर जिद नहीं करते, बहुत अड़ते नहीं है, सामान्य तौर पर शिष्टाचार के तहत पालन करते हैं। और कानून का राजकाज की संस्था है, उसके नियमों को पालने में वो बहुत ही सहज होते हैं। हाँ, कहीं पर प्रशासन अतिरेक न करे, नियमों की आड़ में किसी प्रकार की जबरन सख्ती न करे, इस बात पर चर्चा की जा रही, तो ये ठीक है। ठीक है, आवाज मिल रही है क्या धैर्यवर्धन जी आपको मेरी? जी, मुझे पूरी आवाज। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, जिन नियम गाइडलाइन या फिर जिस आपने कोरोना के डर की बात कही, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, ये तमाम चीज़ें राजनीतिक रैलियों पर या जनदर्शन या जन समर्थन, ये तमाम जो कार्यक्रम चल रहे हैं चुनावी, इन पर लागू नहीं होते क्या? पारुल जी, लागू तो सब जगह होता है, क्योंकि कोरोना का जो वायरस है वो न राजा को देखता है, न रंग को देखता है, न राजनीतिक लोगों को देखता है, न बाकी के आम लोगों को में कोई भेद करता है। वहां भी लोग मास्क पहन करके जाते हैं, जाना भी चाहिए। पर यदि किसी के बुलावे पर बिना मास्क के चले जा रहे हैं, भीड़ के हिस्सेदारी कर रहे हैं और सावधानी नहीं बरत रहे हैं, तो किसी के साथ भी हादसा हो सकता है। किसी को भी कोरोना उसमें सावधानी ना बरतने जैसी भी चीजें हैं, गलतियां होने जैसी मुझे लग रहा है कि आशंका है, तो वो त्रुटि की क्यों जा रही है? कार्यकर्ताओं के माध्यम से ऐसा आग्रह करते हैं। वो ठीक है आपका कहना, लेकिन आप अगर लोगों को बुलाएंगे तो लोग तो आएंगे। फिर वहाँ इतनी जगह पर कितनी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और कितने लोग आप लगाएंगे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए? जनता तो जनता है, तभी तो आपने लॉकडाउन में लॉक करके रखा ना। अगर इतना कामयाब हो पाते, आपकी बातों को सुनकर ही लोग मान जाते, तो भला लॉकडाउन लगाने जैसी जरूरत ही नहीं आन पड़ती, लोग खुद ही सुरक्षा अपनी समझ जाते। लेकिन वैसा नहीं था ना, तभी तो लॉकडाउन आपको लगाना पड़ा। और अब वो तमाम चीज़ें हो रही हैं तो आप लोग दूर से बैठे देख रहे हैं, वरना तो आपने अमले को उतार दिया था डंडा लेकर। दोनों बातों का अपना महत्व है, सख्त मिजाजी भी आवश्यक होती है, पर टेलीविजन चैनल पर इस प्रकार की चर्चाएं जो हम करते हैं, इसका भी अपना एक महत्व है। समाज का एक बड़ा तबका जागरूक हुआ है आपकी दलीलों के माध्यम से, आपके तर्कों के माध्यम से, आपके लगातार दिखाए जाने वाले जागरूकतापूर्ण कार्यक्रमों के माध्यम से। मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश में और देश में स्थिति में नियंत्रण में है। प्रशासन के साथ, समझदार नागरिकों के साथ साथ आप न्यूज चैनल वालों का भी मैं कोटिशा धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपके जागरूकता का भी समाज पर असर हुआ। मैं आगे बढ़ रही हूँ ब्रजेश पांडे जी, सवाल वही कि रोक चुनकर क्यों लगाई जा रही है, पाबंदियां चुनकर क्यों लगाई जा रही हैं कि इधर कोरोना साहब मत आइएगा, उधर कोरोना साहब मत आइएगा, हाँ यहाँ फिर भी चले जाइए क्योंकि हमने यहाँ पाबंदी से छूट दे दी है। ये चल क्या रहा है प्रदेश में और आप लोग चुप क्यों बैठे हैं? अरुण साहब, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए कोर्ट सा साधुवाद दूंगा कि आज आपने इतने अच्छे चुनिंदा विषय का चयन किया है, जिस बात पर पूरी तरीके से मीमांसा होनी चाहिए, इसकी सही तरीके से समाज के सामने व्याख्या होनी चाहिए। हमारे आदरणीय मित्र चंद्रशेखर तिवारी जी ने ऐसे भी बहुत सारी बातें की और हमारे भाजपा के विद्वान प्रवक्ता मित्र धैर्यवर्धन साहब ने भी बातें रखी, लेकिन मैं आपको इस बात से शुरू करना चाहता हूँ कि दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, सब नर कर रही परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत नीति। चंद्रशेखर तिवारी जी ने बड़ी अच्छी बातें की। क्या समाज में इस प्रदेश के अंदर दो कानून, क्या दो विधान लागू होंगे? आपने बड़ी अच्छी बात किया, जो प्रदेश के अंदर सिनेमा घर है उसमें आपने छूट दे रखी है, आपने मॉल में छूट दे रखी है, आपने स्विमिंग पूल में छूट दे रखी है, आपने राजनीतिक आयोजन में छूट दे रखी है, चाहे दमोह का चुनाव रहा हो, चाहे आने वाली 3 विधानसभा के उपचुनाव और 1 लोकसभा के चुनाव हो, सब जगह आपने छूट दे रखी है। तो फिर हमारी धार्मिक आस्था पर आपने क्यों पहरा बिठा दिया है? आखिर ऐसी क्या व्यवस्था है, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? अगर है तो फिर ऐसे हमारे WHO का पालन उन जगहों पे भी आपको करना चाहिए। अगर है तो आपको NVT के नियम वहां भी लागू करना चाहिए।
और अगर है तो भारतीय दंड संहिता की धाराओं का इस्तेमाल वहां पे भी आपको करना चाहिए, पर आप वहां नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आपकी दिमाग में अभी भी कंफ्यूजन है। आपको सबसे अधिक अगर कोई कमजोर व्यक्ति लगता है तो व्यक्ति लगता है जो धर्म की आस्था का पुजारी होता है। आपको सबसे कमजोर पीड़ित वो व्यक्ति लगता है जो बेचारा मंदिर में का पुजारी सुबह उठ करके 4 बजे से प्रभु की प्रार्थना करता है। आपको वो व्यक्ति कमजोर नहीं लगता है जो राजनीतिक आयोजन करते हैं। आपको वो व्यक्ति कमजोर नहीं लगता है जो इस तरह के मॉल में जाते हैं या जिस तरह के स्विमिंग पूल में जाकर के अपना रिहर्सल करते हैं। मैं समझता हूं कि पारुल साहब इतना बढ़िया विषय है जिस विषय पर संवाद होना चाहिए और इसको लेकर के एक अच्छे रिसर्च की आवश्यकता है, इस पर व्याख्यान होना चाहिए। बड़े अच्छे विषय पे आपने रखा है। दूसरी बात, मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, क्या इस देश के अंदर 2 विधान लागू होंगे? गुजरात के लिए आपने अलग गाइडलाइन बनाई है, मध्य प्रदेश की अलग गाइडलाइन बनाई है। गुजरात के लिए गुजरात की प्रदेश सरकार ने, वहां के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने गाइडलाइन जारी किया 3 दिन पहले, और उसमें उन्होंने गरबा डांस के लिए वहां 200 लोगों की अनुमति प्रदान किया। मध्य प्रदेश में उसमें भी आपने रोक लगा दी। यहाँ तक कि आपने कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर चलचित्र के जो कार्यक्रम होंगे उसमें भी रोक लगेंगे। बहुत अच्छी बात चंद्रशेखर तिवारी जी ने उठाई कि बहुत से लोग गणेश विसर्जन के समय कोई धावन कर रहा है, कोई भंडारा कर रहा है, उनकी मूर्ति को पुलिस के डंडे पर आप बंद कराना चाहोगे, उनकी मूर्तियों को विसर्जन कराना चाहोगे? ये कहाँ का न्याय है? दिस इज नॉट जस्टिस। और एक बात आप जान लीजिए धैर्यवर्धन शर्मा जी, अंग्रेजी में एक कहावत और भी है, ए थिंग दिस इज मेजरेबल दैट इज कॉल्ड क्वालिटी एंड ए थिंग दिस इज नॉट मेजरेबल दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी। गुणवत्ता का मापदंड इस तरह तय नहीं होता समाज के सामने। हम लोग भी कानून के विद्यार्थी हैं, हमारी बहुत सारी पुस्तकें चलती है, हमारी पीएचडी है पत्रकारिता में। हम कभी अपने बच्चों को इस तरह की बातें कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाके नहीं पढ़ाते हैं। आप जब भी कोई बातें करें तो उसका मापदंड सुनिश्चित करें दिमाग के अंदर। चंद्रशेखर भाई को इसके लिए मैं साधुवाद दूंगा, कम से कम उन्होंने एक लाइन में बात किया। दोहरी बातें समाज के अंदर मत करिए, जनता को कंफ्यूज मत करिए। इस तरह से लोकतंत्र का कत्ल करके आपने सरकार बनाई है, उस तरह से धार्मिक आस्थाओं पर पहरा देने का प्रयास जवाब दीजिए, फिर उसके बाद चंद्रशेखर जी के पास हम जाएंगे। पहले धैर्यवर्धन जी आप अपनी बात रखिए। पारुल जी, मैंने कतई कंफ्यूज नहीं किया किसी को, न मैंने दोहरी बात की। देखिए, अभी आदरणीय ब्रजेश पांडे साहब ने गुजरात का उदाहरण दिया, तो वहां हम जानते हैं कि गरबा के कार्यक्रम में कैसे हजारों लोग आते हैं, और यदि इनको नियंत्रित करके 200 की संख्या पर लाया है तो क्या वहां कानून का पालन कराने का प्रयास नहीं किया सरकार ने? एक राज्य के गृह मंत्रालय की अपनी अलग अलग व्यवस्था होती है। मैं पांडे जी बहुत जल्दी कंप्लीट करूंगा अपनी बात को। यदि भारत सरकार से, गृह मंत्रालय से कोई निर्देश आते हैं तो उसको अक्षरशः पालन हम राज्य के लोग करते हैं, पर यदि कोई अतिरिक्त गाइडलाइन वहां से नहीं आई है तो जो हमारे प्रदेश का गृह विभाग है उसको सुनिश्चित करना होता है कि कानून व्यवस्था का पालन हो, सारे के सारे कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। देखिए, बहुत छोटे छोटे अपयश भी कभी कभी कार्यक्रमों में मिल जाते हैं। गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान या माता रानी के विसर्जन के दौरान प्रदेश में हर वर्ष 1-2 घटना ऐसी हो जाती है कि बच्चे प्रतिमा के नीचे दब करके पानी में चले जाते हैं। तो यदि प्रशासन कुछ समझाइश आपको दे रहा है तो मुझे लग रहा है उसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। बाकी हमारे मित्र जो यहाँ का छोटा होना, ये उन्होंने भी स्वीकार किया कि अच्छी चीज है। पीओपी को वो वेलकम नहीं कर रहे, वो उससे बोल रहे हैं कि वो पर्यावरण को दूषित करता है। सवाल ये है ना सर कि जो चीजें आप उत्सवों में नो कह रहे हैं, उन्हीं चीजों को आप अपनी रैलियों में ओके कह रहे हैं, यस कह रहे हैं। सवाल इस चीज पर है। 2 मापदंड पारुल जी मुझसे पूछा है। जी धैर्यवर्धन जी, आप ही से पूछ रही हूँ मैं कि जिन चीजों को आप बाकी आयोजनों में नो कह रहे हैं, उन्हीं चीजों को आप अपने आयोजन में यस करके वेलकम कर रहे हैं। तो ये डबल फेसेस हो गया ना सर बात। आपकी अदालत में अकेला मुझे कटघरे में खड़ा मत करिए पारुल जी। जब चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कर देगा तो मेरी पार्टी के लोग भी अगर सभा करेंगे तो ब्रजेश पांडे साहब की पार्टी भी चुप नहीं बैठेगी। ये भी आप सभा करेंगे, ये भी नुक्कड़ सभा करेंगे, ये भी रैलियां करेंगे। और उसके बाद जो आंकड़ों का विस्फोट हुआ था वो सभी ने देखा है। वो पीड़ा मत भूलिए सर। मैं कांग्रेस से भी यही सवाल करूंगी कि अगर आपको चुनाव करना है, चुनाव में आपको पार्टिसिपेट करना है, चुनाव आयोग ने अगर तारीखों का ऐलान किया है तो जरूरी है आप बड़ी बड़ी रैलियों का आयोजन करके अपना प्रचार करें, उसके बाद ही चुनाव होगा। जनता के बीच में आपके लिए प्रेम है तो वैसे भी वोट करने जाएगी जनता। ये दोनों ही पक्ष के लिए मेरा सवाल होगा। 30 सेकंड में आती हूँ जल्दी से। धैर्यवर्धन जी आप अपनी बात रख लीजिए पहले। नहीं, मैं तो कह चुका हूँ कि चुनाव आयोग यदि चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर देता है तो राजनीतिक दलों की मजबूरी होती है उस व्यवस्था के तहत
उसमें भागीदारी करना। हाँ, हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से निवेदन करते हैं कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, अपने जीवन की सुरक्षा सर्वोपरि है। जीवन है तो अनेक चुनाव आएंगे, अनेक व्यवस्थाएं जीवन काल में ब्रजेश जी देखने को जल्दी से, मिलेंगी। समय थोड़ा सा कम है, ब्रजेश जी अपनी बात रखिए, 30 सेकंड्स। पारुल साहब, सिनेमा हॉल में अगर 500 लोगों की आप एंट्री कर सकती हैं, गुजरात के पोर्टल में 400 लोगों की एंट्री करके गरबा डांस करने की छूट मिल सकती है, तो क्या मध्य प्रदेश की सरकार ये नहीं कर सकती है कि हमारे यहाँ जो भी दुर्गा उत्सव के अंदर जो भी पंडाल लगाए जाएं या जो भी झांकियां निकाली जाएं, उनमें भी वो सारी सुविधाएं दी जा सके जो गुजरात सरकार दे रही है, जो अन्य राज्य की सरकारें दे रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, आज जो सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक जितने भी कार्यक्रम होते हैं इस अवसर पर, उस पर सिर्फ हिंदू धर्म के साथ अगर आप इस तरह का बर्ताव करेंगे तो हम समझते हैं न्यायोचित नहीं है। आप हिंदुओं के दम पे सरकार बनाए मध्य प्रदेश के अंदर, और अगर 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 आप चंद्रशेखर जी, एक पूरा कर ले 30 सेकंड मात्र सर समय नहीं है, मैं चंद्रशेखर जी को बोलने देना चाह रही थी, उनके पास मैं नहीं गई। चंद्रशेखर जी, इसमें अकेले सिर्फ कमलनाथ जी ने प्रचार किया था, वहाँ अन्य नेताओं को नहीं बुलाया था, इसीलिए। लेकिन आपकी पार्टी के सारे नेताओं में जाने की तैयारी कमलनाथ जी की भी हो रही है सर, फिर वो सवाल उल्टा चला जाएगा मेरा। चंद्रशेखर जी आप बोलिए। जी बताएं। चंद्रशेखर जी, पारुल जी बोलिए। जी सर, क्या कहना चाह रहे हैं? अंतिम पड़ाव पे हैं हम डिबेट के। देखिए, मेरा पड़ाव तो पहले में भी वही था और अंत में भी वही है। मैं अपनी बात से कभी अडिग ही रहता हूं, हटता नहीं हूं। जो बात सत्य, हमारा सिर्फ इतना कहना है कि जो परंपराएं है हमारी, वो परंपराओं के निर्वहन में कोई भी बाधक ना बने और परंपराओं का निर्वहन होना चाहिए। और जब सब सेटिस्फाइड हैं आप, जो पाबंदियां लगाई गई हैं उसको ओके करते हैं, ठीक है, इसी के साथ हम उत्सव मनाएंगे जल्दी? नहीं, देखिए पाबंदी, मैंने बताया ना, जो मेरी बातें थी उन पे कोई पाबंदी नहीं, और प्रतिमा की हाइट पे भी कोई पाबंदी नहीं है। 17 फीट की प्रतिमा संस्कृति बचाओ मंच की जो है वो 15 स्थानों पे बैठ रही है, और हम गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, तो आप गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे, विसर्जन करेंगे, व्यवस्थित रूप से गाइडलाइन का पालन करेंगे। हम सैनिटाइजर का उपयोग नहीं करते, हम साबुन रखेंगे, पानी की बाल्टी रखेंगे, और फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग शब्द ही गलत है। आप तीनों के लिए मैं बता रहा हूं। चंद्रशेखर जी, उम्मीद करती हूं कि आपकी बात को धैर्यवर्धन जी अपनी पार्टी के सामने, सरकार के सामने, नेताओं के सामने रखेंगे। और जिस बात को लेकर हमने चर्चा शुरू की थी कि सबको एक तराजू में तोलिए ना, नियमों को भी सभी जगह एक तराजू में तोलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। चंद्रशेखर जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। ब्रजेश जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। धैर्यवर्धन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, समय दिया। आस्था पर पहरा क्यों? सवाल यही, क्योंकि नियम अलग अलग जगहों पर अलग अलग, रैलियों में अलग, चुनावी समय में जो रैलियां हो रही हैं, उपचुनाव हैं, आप जानते हैं मध्य प्रदेश में, उसके लिए जो आयोजन किए जा रहे हैं उनमें अलग नियम है। और यहाँ जब दुर्गा उत्सव मनाने की बारी आती है तो यहाँ पर गाइडलाइन अलग है, इसी को लेकर चर्चा हो रही थी। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।